स्वागत है। आज हम समय में लगभग 2300 साल पीछे जा रहे हैं सम्राट अशोक के शासनकाल में। हमारे सामने अशोक के 14 प्रमुख शिलालेखों का एक सार है। पत्थर पर उकेरे गए वो फरमान जिन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य को दिशा दी। और ये सिर्फ पत्थर पे लिखे शब्द नहीं है, ये एक तरह का टाइम कैप्सूल है जो हमें सीधे एक सम्राट के दिमाग में उसकी सोच में झांकने का मौका देते हैं। तो चलिए इसे खोलते हैं। हमारा मिशन इन प्राचीन फरमानों से ये समझना है कि अशोक का धम्म आखिर था क्या। क्या ये सिर्फ अच्छे व्यवहार के कुछ नियम थे, या ये किसी बहुत बड़ी सोची समझी राजनीतिक और सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी। और ये भी कि ये शिलालेख हमें एक शासक के तौर पर अशोक के बारे में क्या बताते हैं। ये सिर्फ शाही आदेश नहीं है, बल्कि एक इंसान के बदलने की कहानी और एक साम्राज्य की पूरी नीति के विकास का दस्तावेज है। चलिए इस कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? पहला ही शिलालेख काफी चौंकाने वाला है। ये सीधे सीधे पशु बलि और उत्सव समारोहों पर रोक लगाता है। मतलब पहले ही आदेश में परंपरा पर एक बड़ा हमला। बिल्कुल, और ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। सोचिए, एक ऐसा समाज जहां यज्ञ और बलि धर्म का एक अहम हिस्सा हो, वहां का राजा कह रहा है कि ये सब बंद करो। ये सिर्फ एक नियम नहीं, एक नैतिक घोषणा है। अशोक शुरू से ही ये साफ कर रहे थे कि उनका रास्ता अलग होने वाला है। मुझे तो जनता की प्रतिक्रिया की कल्पना हो रही है। ये कुछ ऐसा है जैसे आज कोई सरकार अचानक कह दे कि दिवाली या ईद के बड़े जश्न नहीं होंगे। ये फैसला तो बहुत अलोकप्रिय रहा होगा। जरूर रहा होगा, लेकिन यहीं से हमें धम्म की नींव दिखती है। अगर हम इसके साथ शिलालेख 3, 4 और 11 को जोड़कर देखें तो एक तस्वीर उभरती है। शिलालेख 3 में माता पिता, ब्राह्मणों और श्रमणों, मतलब सभी तरह के विचारकों और गुरुओं का सम्मान करने की बात है। शिलालेख 4 जानवरों के प्रति अहिंसा और लोगों के बीच अच्छे व्यवहार की बात करता है। और 11 में फिर से बड़ों के सम्मान और उदारता पर जोर है। तो अगर इन सबको एक साथ रखें, पशु बलि पर रोक, सभी का सम्मान, अहिंसा, उदारता, ये किसी खास धर्म की बातें तो नहीं लग रही। इसमें किसी देवता या पूजा पाठ का जिक्र नहीं है। तो फिर ये धम्म है क्या? यही सबसे दिलचस्प सवाल है। अशोक का धम्म, जिसे अक्सर बौद्ध धर्म से जोड़ दिया जाता है, असल में उससे कहीं ज्यादा व्यापक है। ये एक तरह से उस जमाने का, क्या कहते हैं, सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष नैतिक कोड था, और जिसे राज सत्ता का समर्थन हासिल था। वाह! एक ऐसे वक्त में जब राजा अपनी ताकत ईश्वर या अपनी सैन्य शक्ति से दिखाते थे, अशोक कह रहे थे कि शासन का आधार एक साझा नैतिक ढांचा होना चाहिए। ये 3री सदी ईसा पूर्व के लिए क्रांतिकारी विचार था। मतलब शासन करने का पूरा तरीका ही बदल देना। और ये सिर्फ विचार नहीं थे, इसे जमीन पर भी उतारा गया। शिलालेख 2 को देखें। उसमें समाज कल्याण की बात है। इंसानों और जानवरों दोनों के लिए चिकित्सा का इंतजाम, सड़कें बनवाना, पेड़ लगवाना, कुएं खुदवाना। और इसका जिक्र वो अपने साम्राज्य के बाहर दक्षिण के चोल और पांड्या राज्यों के संदर्भ में भी कर रहे हैं। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि धम्म सिर्फ लोगों के लिए उपदेश नहीं था, बल्कि ये राज्य की एक जिम्मेदारी थी। अशोक ये कह रहे थे कि एक अच्छी सरकार का काम सिर्फ टैक्स वसूलना और कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, बल्कि अपनी प्रजा की भलाई सुनिश्चित करना भी है। ये शासन को नैतिकता से जोड़ना था। ठीक है, तो राज्य सड़कें बना रहा है, अस्पताल खोल रहा है, लेकिन ये सब जमीन पर हो रहा है या नहीं, और लोग इन नैतिक नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, ये कौन देखेगा? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हमें मिलता है शिलालेख 5 और 6 में। अशोक ने इसके लिए एक पूरी नई प्रशासनिक मशीनरी बनाई। उन्होंने धम्म महामत नाम के विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। ये उनका एक बहुत बड़ा प्रशासनिक आविष्कार था। धम्म महामत, तो ये कौन थे? क्या ये धर्मगुरु थे या सरकारी जासूस या फिर कुछ और? इनके पास क्या अधिकार थे? ये एक बहुत ही अनोखी भूमिका थी। वे धर्मगुरु नहीं थे, लेकिन उनका काम धम्म का प्रचार करना था, और ये पक्का करना था कि लोग इसका पालन करें। वे समाज के हर तबके, यहाँ तक कि शाही परिवार के सदस्यों के बीच भी काम करते थे। अच्छा। वे अलग अलग धार्मिक संप्रदायों के बीच जाकर ये सुनिश्चित करते थे कि उनमें आपसी सद्भाव बना रहे। आप उन्हें एक तरह से नैतिक मामलों के मंत्री या सामाजिक कल्याण इंस्पेक्टर कह सकते हैं। तो क्या उनके पास स्थानीय गवर्नरों को दरकिनार करने की शक्ति थी? ये तो एक तरह की समानांतर सरकार जैसा लगता है। एक वो जो प्रशासन चला रही है और दूसरी वो जो नैतिकता की देखरेख कर रही है। ये एक जटिल व्यवस्था रही होगी, लेकिन ये अशोक की प्राथमिकता को दिखाता है, और शिलालेख 6 इसे और मजबूत करता है। उसमें अशोक कहते हैं कि ये धम्म महामत उन्हें किसी भी समय,
चाहे वो भोजन कर रहे हों या अपने निजी कक्ष में हों, जनता के मामलों की रिपोर्ट दे सकते हैं। ये दिखाता है कि वो धम्म के पालन को लेकर कितने गंभीर थे। ये सिर्फ बातें नहीं थी, इसे लागू करने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया गया था। एक ऐसा सिस्टम जो नैतिकता पर आधारित हो। और इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है जो आज भी बहुत मायने रखता है, सहिष्णुता। शिलालेख 7 और फिर 12 दोनों में सभी संप्रदायों के बीच सहनशीलता की अपील है। एक ही बात पर इतना जोर क्यों? सोचिए, अशोक का साम्राज्य कितना विशाल और विविध था। उसमें ब्राह्मण, श्रमण, आजीवक, बौद्ध, जैन और न जाने कितनी स्थानीय मान्यताओं को मानने वाले लोग रहते थे। इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ जोड़े रखने के लिए सहिष्णुता कोई अच्छी बात नहीं, बल्कि एक राजनीतिक जरूरत थी। अगर अलग अलग समूह आपस में लड़ते रहते तो साम्राज्य स्थिर नहीं रह सकता था। बर्दाश्त कर लेने से ज्यादा गहरी बात लगती है। शिलालेख 12 की भाषा तो और भी आगे जाती है। बिल्कुल, ये आपसी सम्मान की अपील है। अशोक कह रहे थे कि किसी को सिर्फ अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर किसी को दूसरे के संप्रदाय की अच्छी बातें भी सुननी और समझनी चाहिए। उनका तर्क था कि सभी संप्रदायों का अंतिम लक्ष्य आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता है। ये एक बहुत ही परिपक्व और गहरी समझ है, जो आज भी दुर्लभ है। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। कुछ शिलालेख बहुत ही व्यक्तिगत लगते हैं, जैसे हम एक सम्राट की डायरी पढ़ रहे हों। शिलालेख 8 को ही लीजिए, जो अशोक की धम्म यात्राओं के बारे में बताता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। पहले के राजा विहार यात्राओं पर जाते थे, जिनमें शिकार खेलना और मनोरंजन करना शामिल होता था। अशोक ने इस परंपरा को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने शिकार बंद कर दिया और उसकी जगह धम्म यात्रा शुरू की। अच्छा। यात्राओं में वे साम्राज्य के दूर दराज के इलाकों में जाते, आम लोगों और ब्राह्मणों श्रमणों से मिलते, उन्हें दान देते और धम्म पर चर्चा करते थे। इसी शिलालेख में उनकी बोध गया की यात्रा का भी जिक्र है, जो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मतलब वो सिर्फ आदेश नहीं दे रहे थे, बल्कि खुद एक उदाहरण पेश कर रहे थे, लीडिंग बाय एग्जाम्पल। और फिर शिलालेख 9 है, जो मुझे बहुत साहसिक लगता है। इसमें वो जन्म, शादी, ब्याह या बीमारी के समय होने वाले रीति रिवाजों और समारोहों की सीधी आलोचना कर रहे हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम था। ये वो रीति रिवाज थे जो लोगों के जीवन का हिस्सा थे और आज भी हैं। अशोक कह रहे थे कि ये सब दिखावटी और छोटे मोटे फल देने वाले समारोह हैं। असली मंगल या असली समारोह तो धम्म का पालन है, जैसे अपने दासों और सेवकों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीवित प्राणियों पर दया करना। वो लोगों से कह रहे थे कि अपना समय और पैसा दिखावटी अनुष्ठानों के बजाय सच्चे नैतिक कर्मों में लगाओ। सही बात है। और शिलालेख 10 तो इससे भी एक कदम आगे है। एक सम्राट जिसके पास सब कुछ है, वो प्रसिद्धि और महिमा की निंदा कर रहा है। सच कहूं तो ये थोड़ा पाखंडी सा भी लग सकता है। क्या अपने विचारों को हमेशा के लिए विशाल पत्थर के स्तंभों पर खुदवाना प्रसिद्धि पाने की सबसे बड़ी कोशिश नहीं है? ये एक शानदार सवाल है और इतिहासकार भी इस विरोधाभास पर विचार करते हैं। इसे देखने का एक तरीका ये है कि अशोक महिमा की परिभाषा ही बदल रहे थे। वो कह रहे थे, मुझे मेरी जीती हुई लड़ाइयों के लिए याद मत करना, मुझे मेरे विचारों के लिए याद करना। अच्छा। वो अपनी विरासत सैन्य शक्ति पर नहीं बल्कि नैतिकता पर बनाना चाहते थे। हाँ, ये भी प्रसिद्धि पाने का एक तरीका है, लेकिन ये एक बहुत अलग किस्म की प्रसिद्धि है। वो कह रहे थे कि असली बड़प्पन इसमें है कि प्रजा धर्म के रास्ते पर चले, न कि इसमें कि राजा कितना महान है। ठीक है, ये समझ में आता। लेकिन इन सब बदलावों के पीछे की वजह क्या थी? ये पूरी धम्म की नीति, ये पश्चाताप या अहिंसा का संदेश, कोई तो एक घटना होगी जिसने एक सम्राट को इतना बदल दिया। और उस घटना का जिक्र हमें मिलता है शिलालेख 13 में। ये शायद इन सभी शिलालेखों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मार्मिक है। ये पूरी कहानी को एक संदर्भ देता है। ये हमें बताता है कि ये सब क्यों हुआ। ये कलिंग युद्ध का जिक्र करता है। हाँ, ये शिलालेख कलिंग पर विजय के बाद अशोक के गहरे पछतावा का दस्तावेज है। इसमें युद्ध की भयावहता का बहुत साफ वर्णन है। लिखा है कि 1,50,000 लोग विस्थापित हुए, 1 लाख लोग मारे गए और उससे भी कई ज्यादा लोग बाद में मरे। अशोक लिखते हैं कि इस विनाश को देखकर देवताओं के प्रिय यानी उन्हें गहरा दुख और पछतावा हुआ। तो यह व्यक्तिगत दुख से सार्वजनिक नीति बनाने का मामला है।
एक लड़ाई के भयानक अनुभव ने एक आदमी को इतना बदल दिया कि उसने अपने पूरे साम्राज्य का मकसद ही बदल दिया। बिल्कुल। ये एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्तिगत सदमा राष्ट्रीय नीति में बदल सकता है। एक आदमी का दुख, एक लड़ाई पर उसका अफसोस, एक पूरे साम्राज्य का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। कलिंग की भयावहता ने ही अशोक को युद्ध के रास्ते से हटाकर धम्म के रास्ते पर ला खड़ा किया, और यहीं से धम्म विजय यानी धम्म द्वारा विजय का विचार पैदा हुआ। उन्होंने घोषणा की कि असली विजय शस्त्रों से नहीं बल्कि दिल जीतने से होती है। और यहीं पर वो भेरी घोष से धम्म घोष की बात आती है ना? एकदम। भेरी घोष यानी युद्ध का नगाड़ा, और धम्म घोष यानी धम्म का, नैतिकता का संदेश। अशोक ने घोषणा की कि अब से उनके साम्राज्य में युद्ध का नगाड़ा नहीं बल्कि धम्म का संदेश गूंजेगा, और वो भविष्य में सैन्य विजय की कोशिश नहीं करेंगे। इतिहास में किसी विजेता सम्राट का ऐसा कहना एक अभूतपूर्व घटना थी। ये उनके शासनकाल का और शायद दुनिया के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। और आखिर में शिलालेख 14, जो एक तरह से इन सभी आदेशों का सार है, एक निष्कर्ष जैसा। हाँ, ये एक तरह से इस पूरे दस्तावेज को समेटता है। इसमें अशोक कहते हैं कि ये बातें अलग अलग जगहों पर कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप में लिखवाई गई हैं, ताकि लोग इनके बारे में जानें और इनके अनुसार चलें। ये एक तरह से उनका मिशन स्टेटमेंट है, जो बताता है कि इन शिलालेखों का मकसद क्या है: लोगों का मार्गदर्शन करना और एक बेहतर समाज बनाना। तो इन 14 बिंदुओं के जरिए हमने सिर्फ नियमों की एक सूची नहीं देखी, हमने एक सम्राट के बदलने की कहानी, एक साम्राज्य के लिए एक नैतिक दिशा और शासन की एक अनोखी सोच को समझा है। और ये हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि कैसे एक ऐतिहासिक घटना एक शासक और उसके साम्राज्य के पूरे नैतिक ताने बाने को बदल सकती है। ये दिखाता है कि नेतृत्व सिर्फ ताकत और नियंत्रण के बारे में नहीं होता, बल्कि मूल्यों और एक दूरदर्शी सोच के बारे में भी होता है। अशोक की विरासत उनकी जीती हुई जमीनें नहीं बल्कि उनके विचार हैं। ये वाकई प्रभावशाली है। इसमें सिर्फ अतीत के लिए नहीं बल्कि आज के लिए भी बहुत से सबक छिपे हैं। और यहाँ एक विचार है जिसके बारे में सोचा जा सकता है। अशोक ने अपने संदेशों को पत्थर पर खुदवाया ताकि वे हमेशा के लिए रहें, और वे रहे भी। लगभग 2500 साल बाद भी हम उन्हें पढ़ और समझ रहे हैं। आज के हमारे डिजिटल युग में, जहां जानकारी पल में बनती है और पल में गायब हो जाती है, कौन से संदेश हैं जो टिकेंगे? भविष्य के लिए उन्हें कैसे सहेजा जाएगा? क्या हमारी आज की कोई डिजिटल शिलालेख है जो 2000 साल बाद भी इंसानों के लिए कोई मायने रखेंगी?